हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माय नेम इज अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस विद अनु अरविंद। इससे पहले हमने एक वीडियो देखा था जिसमें हमने डिस्कस किया था अमेंडमेंट के बारे में, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था। लेकिन इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट शेड्यूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या? तो इंपॉर्टेंट शेड्यूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बताई थी कि जो भी हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशंस जब बना था तो उस टाइम पे ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल थे, कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कितने थे, पार्ट कितने थे और आर्टिकल कितने थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने बात किया था। तो शेड्यूल के बारे में बात करें तो 8 थे। ठीक है, पार्ट के बारे में बात करें तो पार्ट कितने थे, 22 पार्ट थे और आर्टिकल कितने थे, 395। ठीक है, अभी कितने हैं तो अभी जो हैं 12 पार्ट हो चुके हैं, उसके बाद से 12 शेड्यूल हो चुके हैं, 25 पार्ट्स हो चुके हैं और 470 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली अभी क्या हो चुके हैं, हमारे आर्टिकल हो चुके हैं। तो 470 आर्टिकल को याद रखना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम इसमें कोशिश करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, तो अमेंडमेंट के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट शेड्यूल के बारे में। सबसे पहले देखेंगे कि ओरिजिनली जो शेड्यूल कितने थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका अध्ययन करेंगे। तो ओरिजिनली जो कितने थे, तो 8 थे। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल थे, 8 थे और उसके बाद से +4 हुए हैं, मतलब कि +4 जो ऐड हुए हैं उसका हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले 8 शेड्यूल को देखेंगे, उसके बाद से जो ऐड हुए हैं उन शेड्यूल को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला शेड्यूल, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th। पहले इसका स्टडी करेंगे, उसके बाद से बाद में जो इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए हैं उसका हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला शेड्यूल जो है, इसमें फर्स्ट शेड्यूल में किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो इसमें बात करते हैं स्टेट और यूटीज़ के बारे में। ये किस चीज़ के बारे में बात करता है, तो स्टेट एंड यूटीज़ के बारे में। यूटीज़ यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करता है। तो करंटली आपको पता होगा कि करंटली अभी कितने स्टेट हैं और कितने यूटीज़ हैं। ठीक है, तो अभी 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज़ हैं। ठीक है, तो ये करंट स्टेटस है। उसके पास से सेकंड शेड्यूल की अगर बात करें तो सेकंड शेड्यूल किससे रिलेटेड है, तो ये आपके रिलेटेड है किससे, तो ये अलाउंसेस। ठीक है, उसके बाद से प्रिविलेजेस और इमोलूमेंट से रिलेटेड है। प्रिविलेजेस और इमोलूमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, थर्ड शेड्यूल जो है, थर्ड शेड्यूल में अब ये जो प्रिविलेजेस, अलाउंसेस और ये सब चीज़ें हैं, ये किससे मतलब कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बारे में दिया हुआ है, तो इसमें जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन स्टेट हो गया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन सारे चीज़ के बारे में, जैसे कैग हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए, तो इन सारे लोगों के बारे में अलाउंसेस, प्रिविलेजेस और इमोलूमेंट्स के बारे में इसमें बात की गई है। ठीक है, थर्ड शेड्यूल में किस चीज़ के बारे में बात की गई है, तो थर्ड शेड्यूल कंटेन द ओथ एंड अफर्मेशन। थर्ड शेड्यूल में क्या रखा गया है, तो इसमें ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बात की गई है। अब बात करेंगे वही चीज़ें कि ओथ एंड अफर्मेशन क्या होता है, जो प्रेसिडेंट, पीएम, ये लोग जो शपथ लेते हैं, इन चीज़ों के बारे में बात की गई है। अफर्मेशन, ठीक है, तो अफर्मेशन इनमें किन किन लोगों के लिए, तो जैसे कि यूनियन ऑफ इंडिया हो गया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद से पार्लियामेंट के इलेक्शंस के कैंडिडेट जो होते हैं, इलेक्शन कमीशन के जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए है। उसके बाद से कुछ एमपी के लिए है, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। उसके बाद से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग हो गए, स्टेट मिनिस्टर हो गए, इन सारे लोगों के बारे में, या हाई कोर्ट, और इन सारे लोगों के बारे में क्या चीज़ दी गई है, ओथ एंड अफर्मेशन ये लोग कैसे लेंगे, ये थर्ड शेड्यूल में बात की गई है। फोर्थ शेड्यूल की अगर बात करें तो राज्यसभा में कितना सीट्स होना चाहिए, तो एलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में बात करता है। किसके बारे में, तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, उसके बाद से फिफ्थ शेड्यूल की अगर बात करें तो फिफ्थ शेड्यूल किस चीज़ के बारे में बात करता है, तो कंटेंट प्रोविजन रिलेशंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एंड द शेड्यूल ट्राइब्स। इसमें एससी और एसटीज के बारे में बात की गई है। आते हैं 6 शेड्यूल के ऊपर, तो 6 शेड्यूल किस चीज़ के बारे में बात करता है, तो 6 शेड्यूल में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट है, जैसे कि ATMM। ATMM का मतलब क्या है, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम, त्रिपुरा, उसके बाद से मेघालय और मिजोरम। मनी इसमें नहीं है, यानी कि 6 शेड्यूल में मणिपुर नहीं है। ठीक है, तो क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये स्टेट के बारे में बात की गई है 6th शेड्यूल में। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 6th शेड्यूल में कौन से स्टेट को दिया गया है, और इन 4 स्टेट में किसी एक स्टेट का नाम गलत दे देगा, जैसे कि मणिपुर से कंफ्यूज करने की कोशिश इसमें किया जाएगा आपको। तो मनी आपको याद रखना है कि 6 शेड्यूल में मनी की जिक्र नहीं की गई है, मतलब मनी उसमें 6 शेड्यूल में मनी नहीं है।
ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि मणिपुर इसमें नहीं है, मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा है, ठीक है। उसके बाद से अगर 7 शेड्यूल की बात करें तो 7 शेड्यूल में आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिस्ट की बात की गई है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिस्ट की बात की गई है, जिसमें 3 लिस्ट है। कौन कौन? तो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है। तो 3 लिस्ट की बात की गई है। यूनियन लिस्ट है वो जिसमें कि सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट वो है जिसमें कि सिर्फ स्टेट लॉ बना सकता है, और कंकरेंट लिस्ट वो है जो कि दोनों मिलकर इस पर लॉ बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि स्टेट लिस्ट में आप देखेंगे फॉरेस्ट आ गया, उसके बाद से आप देखेंगे कि यूनियन लिस्ट में मेजर टॉपिक कोई आ गया, जैसे कि स्पेस से रिलेटेड कोई चीज़ें हो गया। फिर आप देखेंगे दोनों जिसमें मिलके बनाते हैं उस पर क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट लिस्ट उसको बोलते हैं। अब 8 शेड्यूल की बात करते हैं कि 8 शेड्यूल किससे रिलेटेड है, तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। 8 शेड्यूल किससे रिलेटेड है? तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। किससे? तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थे। उसके बाद से लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस। उसके बाद से अब चलिए एडेड, जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है वो कितने आर्टिकल हैं? 9, 10, 11 और 12, जिसमें कि 11 का तो पहले ही याद रखिए आप, PRIs, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद से 12 में हमारा जो है वो म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बात की गई है। अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करें तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। उसके बाद से इसमें कितने आइटम है? तो 29 आइटम है। उसके बाद से अगर म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करें तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1991 में इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिली थी। और इसमें कितने आइटम है? तो इसमें टोटल 18 आइटम गिवन है। अब ये आइटम से क्या मतलब है? तो 29 आइटम्स कहने का मतलब ये चीज़ें हैं कि 29 थिंग्स ऐसे हैं जिसके ऊपर PRIs लॉ बनाएगी, और 18 आइटम ऐसे हैं जिसके ऊपर कौन लॉ बनाएगा? तो ये म्यूनसिपैलिटीज़ इसके ऊपर लॉ बनाएगी। 10th के बारे में आपको पता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। नोट्स के ऊपर ध्यान नहीं दीजिए प्लीज़, अगर नोट बनाना है तो आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है। मैं इसमें समझाने के लिए ऐसे लिख रही हूँ। उसके बाद से 9th शेड्यूल की अगर बात करें तो 9th शेड्यूल में क्या गिवन है? तो 9th शेड्यूल हमारा किसके साथ डील्स करता है? तो ये लैंड रिफॉर्म के साथ डील कर सकता है, लैंड रिफॉर्म, ठीक है, लैंड रिफॉर्म। और ये लैंड रिफॉर्म कब आया था? अमेंडमेंट में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ये आया था। इसमें लैंड रिफॉर्म को 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब ये शेड्यूल के बारे में मैंने यहाँ पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी मैंने सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया। अब इसके बाद से आपका काम है कि घटना चक्र से जाके, घटना चक्र, पॉलिटी के घटना चक्र को जाके देखें, और शेड्यूल, पार्ट और आर्टिकल, इन तीनों को एक साथ में कंबाइन करके एक टॉपिक का नाम होगा। जैसे कि शेड्यूल हो गया, पार्ट हो गया और आर्टिकल हो गया, तीनों को कंबाइन करके एक चैप्टर है जिसको कि आप इसको पढ़ लें और ध्यान से पढ़ें। आई होप कि शेड्यूल से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको इस वीडियो से सॉल्व हो जाएंगे। तो देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।